जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल पर नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन जो बहुत ज़ोरों से चल रहा है, चाहे वो फर्स्ट पेपर की हो या चाहे सेकंड पेपर की हो, तो जो है प्रिपरेशन ज़ोरों से चल रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैलिनिटी, जिसे हम लवणता के नाम से जानते हैं। इसके पहले हमने महासागरीय उच्चावच को अच्छे से जो है अध्ययन कर लिया है। हमने जानी है महासागरीय में जो है कौन कौन से जो है आपको जो है फीचर्स देखने को मिलते हैं, कहाँ जो है ऊंचाई देखने को मिलता है, माउंटेन कहाँ पे देखने को मिलते हैं, और फिर गर्त कहाँ पर देखने को मिलते हैं, सबसे अधिक गर्त किस जो है महासागर में है, सबसे कम गर्त किस महासागर में है। इस टॉपिक को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। आज जो हमारा जो है टॉपिक है वह महासागरीय लवणता, जिसे हम सैलिनिटी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले जो है ये क्रम पूछ लेता है कि जो है सलाइन के जो है क्रम बताइए। जैसा कि इसके पहले जो जियोग्राफी का पेपर हुआ अभी हाल ही में, एक हफ्ता पहले, ये क्रम पूछा हुआ था। ठीक, उस एग्ज़ाम में मैं भी बैठा हुआ था, तो फिर जो है ये क्रम पूछा हुआ था, तो हमने सोचा कि ये टॉपिक पहले से जो है करा देते हैं ताकि जो है लर्न हो जाए। और ये परसेंटेज भी पूछ लेता है कभी, परसेंटेज, और ये ग्राम में भी पूछ लेता है। ठीक, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सैलिनिटी होता क्या है। जैसे कि अगर बात करें तो जो हमारे जलमंडल में जल है, ठीक, वो जो है कुछ ही जल ऐसे हैं जो पीने योग्य हैं। ठीक, वो तो माने जाते हैं 3%, लेकिन जो है और भी कम है। जैसे कि कुछ जो है आप माउंटेन पे देखने को मिलेगा, कुछ जो है आइस में देखने को मिलेगा जो जमे हुए हैं। तो हमारा जो पीने वाला जल है वो बहुत कम है। बाकी जो जल हैं अधिक मात्रा में जो पाए जाते हैं 97%, वो खारा होता है। ठीक, ये खारेपन की जो है मात्रा भी जो है अलग अलग महासागरों में, अलग अलग सागरों में डिसाइड होती है। उसका जो है अध्ययन जो है एक अलग अध्ययन होता है। जैसे अगर हम बात करें कि सैलिनिटी की, तो सैलिनिटी ये होता है कि जो है 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम में, ठीक, 35 ग्राम, ठीक, 1000 ग्राम वाटर में यानी कि जल में 35 ग्राम जो है खारापन, ठीक, उसी को हम सैलिनिटी के नाम से जानते हैं। उसी को हम सैलिनिटी के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें ये खारा जल इतना कम क्यों है, क्योंकि खारा है। ठीक, वो एक रीज़न आप मान सकते हैं कि इतना कम क्यों या जो है अधिक क्यों नहीं, क्योंकि अधिक होगा तो वहाँ के जीव जंतु भी मर जाएंगे। जो उस जल में रहते हैं तो जीव जंतु भी मर जाएंगे। जैसे मृत सागर में अक्सर जो आप सुनते होंगे कि वहाँ पे जो है कोई डूबता नहीं है। ठीक, कहते हैं कि जो है कुछ जीव जंतु भी नहीं पाए जाते हैं। तो यही रीज़न है कि 1000 ग्राम में 35 ग्राम जो खारापन पाया जाता है उसी को जो है हम कहते हैं जो है सैलिनिटी सलाइन। ठीक, अगर हम बात करें कि इसकी मात्रा कितनी है, अगर मात्रा की बात करें तो सबसे पहले जो है लवणता की मात्रा को हम जानते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कौन से महासागर में जो है कितनी लवणता पाई जाती है। ठीक, सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। लवण, जिसे हम सलाइन के नाम से जानते हैं, इसे साल्ट भी कहते हैं, नमक भी कहते हैं। और इसमें जो है कौन कौन से जो है मात्रा मिली रहती है, और फिर जो कितनी मात्रा मिली रहती है ग्राम में और फिर प्रतिशत में भी हम जानेंगे। ठीक, अगर जो है आप चैनल पर नए हो तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये आपको कहना ना पड़े, ताकि जो है नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन जोरों से हो सके और फिर जो है इसका लाभ आप फ्री में उठा सकें। ठीक, जो भी जो है अगर प्रीमियम लेके या जो है बैच खरीद करके नहीं पढ़ पा रहे हैं वो इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट पेपर का हो या सेकंड पेपर का हो। ठीक, फिलहाल सेकंड पेपर का ये क्लास है जिसे हम जियोग्राफी के नाम से जानते हैं। जियोग्राफी में है सैलिनिटी। ठीक, अगर लवण की बात करें तो सबसे पहले इसमें जो है सोडियम क्लोराइड देखने को मिलता है, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। ठीक, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, फिर मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक, सबसे पहले अगर हम बात करें इसे लर्न करने की, कैसे लर्न किया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, ये दोनों क्लोराइड हैं और ये जो है एक के बाद एक आते हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर यही मैग्नीशियम सल्फेट जो हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट, फिर कैल्शियम सल्फेट, फिर पोटेशियम सल्फेट। ये 3 सल्फेट, 2 क्लोराइड, और एक है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, और उसके बाद मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। अब ग्राम में देखते हैं इनकी मात्रा जो है कितनी पाई जाती है। ग्राम की अगर बात करें 27.213 ग्राम जो है पाया जाता है। और फिर साथ ही साथ जो है मैग्नीशियम क्लोराइड की अगर बात करें 3.807 जो है ग्राम पाया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट की अगर बात करें 1.658 जो है ग्राम पाया जाता है। कैल्शियम सल्फेट की अगर बात करें 1.260% जो है पाया जाता है, ये जो है ग्राम पाया जाता है। पोटेशियम सल्फेट की अगर बात करें 0.863 जो है ग्राम पाया जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा की अगर बात करें 0.123 जो है ग्राम पाया जाता है। मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अगर बात करें 0.76 जो है ग्राम पाया जाता है। ठीक, अगर हम बात करें टोटल
जैसे कि हमने बता दिया 35 ग्राम जो है लवणता होनी चाहिए। ठीक, ये जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि खारेपन की मात्रा जो है हम बता रहे हैं। अब टोटल जो इंक्लूड करने पर होता है वो 35.684 ग्राम होता है। ये ग्राम में है और ये परसेंटेज में है। परसेंटेज में अगर बात करें सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा होती है 77.8% होती है, और जो है मैग्नीशियम क्लोराइड की 10.9% होता है, और मैग्नीशियम सल्फेट की 4.7, कैल्शियम सल्फेट की जो है 3.6, पोटेशियम सल्फेट की 2.5 और कैल्शियम कार्बोनेट की अगर बात करें 0.3 और मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अगर बात करें 0.2%। टोटल मिलाकर के 100% जो है आपका ये बनता है। लेकिन अगर ग्राम की बात करें तो ग्राम भी पूछ लेता है कि जो है 35 ग्राम जो है में सबसे अधिक क्या रहता है, तो सोडियम क्लोराइड, सबसे कम क्या रहता है, अगर इस हिसाब से देखें तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है। ठीक, हमने जान लिया कि लवणता की मात्रा, और फिर जो है हमने जान लिया कि जो है कितना ग्राम होता है, कितना परसेंट होता है। ठीक, अब हम जानते हैं ये जो है ये कम बेसी भी होता रहता है। अगर कम बेसी की अगर बात करें, जैसे कि जो है वाष्पीकरण होगा तो कम हो जाएगा, और उसमें जल में कोई महासागर में जो है जल गिरता लगातार गिरता रहता है तो वहाँ का जो है लवणता अलग होता है। बंद सागर का अलग होता है, खुले सागर का अलग होता है। ठीक, अगर हम बात करें, जैसे कि अगर बात करें थोड़ा सा देख लीजिए, आयनमंडलों के समीप अटलांटिक महासागर में जहां 37% लवणता पाई जाती है, वहीं भूमध्य रेखा क्षेत्र में इसकी मात्रा 35 ग्राम पाई जाती है। ठीक, अटलांटिक महासागर में 37% और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भूमध्य रेखीय क्षेत्र में इसकी मात्रा 35 ग्राम पाई जाती है। इस कारण से जो है भूमध्य रेखा के समीपवर्ती क्षेत्रों में भारी वर्षा, उच्चावच और फिर उच्च सापेक्षिक आर्द्रता अधिक, और फिर मेघाच्छादन तथा शांत पेटी का प्रभाव जो है निरंतर आपको जो है देखने को मिलता है। इस वजह से यहाँ डिफरेंस है, और फिर अटलांटिक जो है एरिया में जो है डिफरेंस है। अगर हम बात करें आगे, इसी प्रकार से जो है जल के पिघलने से जो है मात्रा भी घटती है और बढ़ती जाती है, क्योंकि जो है जल जो है महासागरों में ही जाते हैं। और इसी प्रकार ध्रुवीय क्षेत्र में वाष्पीकरण की न्यून मात्रा, जैसे ध्रुवीय क्षेत्र में पोलर एरिया जानते हैं आप, पोलर एरिया की बात करें जीरो लाइन है। ठीक, जीरो लाइन है, इस एरिया को हम जो है नॉर्थ पोल कहते हैं, इसको हम जो है साउथ पोल के नाम से जानते हैं। यही हम कहना चाह रहे हैं। खुले जो है इसी प्रकार ध्रुवीय क्षेत्रों में न्यून मात्रा तथा बर्फ के पिघलने से निरंतर होने वाली मीठे जल की आपूर्ति के कारण लवणता की मात्रा कम पाई जाती है। इसी कारण जो है यहाँ पर 20 से 32% तक लवणता देखने को मिलती है। ठीक, आगे हम बात करें खुले सागरों की अपेक्षा, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया कि खुले सागर और बंद सागरों की जो है अलग अलग लवणता पाई जाती है। खुले सागरों की अपेक्षा बंद सागरों में लवणता की मात्रा जो है काफ़ी विभिन्नता पाई जाती है। और फिर जो है काला सागर में अनेक नदियां गिरने के कारण जो है यहाँ का जो सैलिनिटी है वो 18% है। कितना है? 18%, यानी कि 18% है। और जबकि लाल सागर में जो है नदियों के अभाव और तीव्र वाष्पीकरण के कारण यहाँ पर जो सलाइन है वो 40% तक देखने को मिलती है। जैसे कि जहाँ पर महासागरों में पानी लगातार गिरते रहते हैं, वाष्पीकरण होता रहता है, तो जो है वहाँ पर कम होता है। ठीक, वहाँ पर कम होता है। और फिर साथ ही साथ जो है जहाँ पर वाष्पीकरण जोरों से होता है, महासागरों में जो है नदियाँ जो है नहीं गिरती हैं, उसका जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी प्रकार से जो है अगर बात करें संयुक्त राज्य के ऊटा प्रांत एक है, संयुक्त राज्य के ऊटा प्रांत के ग्रेट साल्ट लेक में 220 जो है ग्राम आपको देखने को मिलता है। जो सैलिनिटी की अगर बात करें, जैसे सबसे अधिक क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे अधिक सलाइन किस एरिया में पाया जाता है या कहाँ पर पाया जाता है, तो ऊटा प्रांत में देख लीजिए कितना पाया जाता है। फिलहाल आगे हम बता रहे हैं कि सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है। ठीक, ऊटा प्रांत की ग्रेट साल्ट लेक में जो है 220% और फिर मिर्च सागर में 238% और फिर जो है तुर्की की वान झील में 330 लवणता पाई जाती है। और जो विश्व में सबसे अधिक है कहाँ पर? तुर्की के वान झील में। तुर्की के वान झील की अगर बात करें तो 330। ठीक, ये प्रति 1000 ग्राम होता है। ये क्या होता है? प्रति 1000 ग्राम होता है। जैसे कि अगर ये वाला लग गया ऑब्लिक और डबल ये लग गया तो इससे प्रति 1000 ग्राम माना। जैसे कि हमने बता दिया 1000 ग्राम में 35 ग्राम। ठीक, तो अगर हम इसे लिखना चाहें तो 35 ग्राम और कितना ऐसे लिखेंगे, यानी प्रति 1000 ग्राम। ये डबल जीरो जो है ऑब्लिक और डबल जीरो मिलकर के 1000 बनाते हैं, और फिर जो है प्रति 1000 ग्राम में जो है आपको देखने को सैलिनिटी देखने को मिलता है। ठीक, अब थोड़ा सा आगे हम बात करते हैं कि जैसे कि हमने जान लिया और मिर्च सागर में 238, वान झील में
330, वान झील में 330 जो है आपको देखने को मिलता है सबसे अधिक जो है। और हिंद महासागर में 0 डिग्री से और 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य 35.14 जो है % लवणता पाई जाती है। ठीक, और इसी प्रकार से बंगाल की खाड़ी में यह घटकर जो है 30% हो जाती है, और साथ ही साथ अरब सागर में 36% पाई जाती है। जो है जैसे जैसे महासागरों में नदियां जुड़ती जाती हैं वैसे जो है उसका खारापन कम होता जाता है। ठीक, और जो है बहुत सी चीज़ें इसमें प्रभावित भी करती हैं। एक क्वेश्चन बन जाता है कि समलवण रेखा बताइए। ये समलवण रेखा क्या है? समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को समलवण रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक, किसे कहते हैं? जैसे समानांतर रेखा। ठीक, समानांतर रेखा क्या है? समानांतर, अगर रेल की पटरी आप देखेंगे तो जो है जो 2 लाइन होता है एक समान जो है चलता रहता है, और जहाँ पे पहला खत्म होता है वहीं पे दूसरा भी खत्म होता है, उसी को समानांतर रेखा भी कह सकते हैं, जो समान चलता हो। ठीक, और समलवण रेखा किसे कहते हैं? समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को समलवण रेखा के नाम से जानते हैं। आइसो लाइन इसे कहते हैं, इसे जो है ISOHLINE के नाम से जानते हैं। ठीक, और फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि किस महासागर में लवणता का जो है कितना है। लाल सागर की अगर बात करें परसेंटेज में है ये 35 से अधिक लवणता वाले जो है सागर जो है लाल सागर है, जिसमें 37 से 41% जो है देखने को मिलता है। भूमध्य सागर में जो है 37 से 39% देखने को मिलता है, और फारस की खाड़ी में 37 से 38% देखने को मिलता है। कैलिफोर्निया की खाड़ी की अगर बात करें तो 35 से जो है 35.5% तक देखने को मिलता है। और ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे कम जो है लवणता या 20% से कम लवणता वाली जो है क्षेत्र बताइए या एरिया बताइए, उसका नाम बताइए। तो काला सागर की अगर बात करें 15 से 18% है, बाल्टिक सागर 3 से 15% है, और हडसन की खाड़ी 3 से 15% तक देखने को मिलती है। ठीक, अब एक क्वेश्चन और बन जाता है कि इसको प्रभावित करने वाले कारक बताइए। ठीक, प्रभावित करने वाले कारक की अगर बात करें तो जो है जैसे कि हमने पहले बता दिया कि अलग अलग एरिया में अलग अलग जो है सॉलिनिटी पाया जाता है, तो कुछ प्रभावित भी तो करते होंगे, क्योंकि जो है हर जगह जो है पानी बरसता नहीं है, या जो है जैसे पोलर एरिया की बात करें तो पोलर एरिया में जो है हमेशा बर्फ जमा रहता है, और यहाँ पे भी साउथ पोल में भी जो हमेशा बर्फ जमा रहता है, और बीच वाले में धूप अधिक रहता है। एक जो है बात करें यहाँ पर एक टॉपिक ऑफ कैंसर है जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसे हम जो है मकर रेखा के नाम से जानते हैं। इस एरिया में जो है महासागर जो पाए जाते हैं उसकी सैलिनिटी अधिक पाई जाती है, और इस एरिया में जो है कम देखने को मिलता है। ठीक, और साथ ही साथ अगर बात करें कि जैसे प्रभावित करने वाले कारक की, तो प्रभावित करने वाले कारक की अगर बात करें तो स्वच्छ जल की पूर्ति, जैसे पहले आ जाएगा स्वच्छ जल की पूर्ति। जैसे जो है पानी बरसते रहते हैं तो नदियां जो हैं पानी ले जाकर के समुद्रों में महासागरों में गिरा देती हैं, तो जो है नदियों द्वारा और अधिक वर्षा द्वारा जो है स्वच्छ जल की पूर्ति जब होती रहती है तो सैलिनिटी घटता जाता है। और फिर आगे है हिम के द्रवित होने से, जैसे कि हिम जब द्रवित होता है पिघलता है तो जो है वो भी पिघल करके महासागरों में जाता है, तो जो प्रभावित बहुत तेज़ी से करता है। और वाष्पीकरण की मात्रा एवं तीव्रता, जैसे कि वाष्पीकरण होता है वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण जानते हैं ना। जैसे जो है अगर बात करें वाष्पीकरण क्या होता है, समुद्रों से जो पानी भाप बन के ऊपर जाता है, यानी कि ऊपर जाता है और फिर पानी बरसता है, उसे वाष्पीकरण के नाम से जानते हैं। और वाष्पोत्सर्जन क्या होता है ये भी जान लीजिए। वाष्पोत्सर्जन जैसे कि अगर बात करें समुद्र से जो पानी भाप बनकर के ऊपर उठते हैं उसे जब हम वाष्पीकरण के नाम से जानते हैं। वाष्पोत्सर्जन की अगर बात करें जो हमारे पेड़ पौधे वृक्ष होते हैं उस पर जो पानी रुके रहते हैं और भाप बनकर जब ऊपर जाते हैं उसी को जो है हम वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण से अधिक मात्रा में पानी उठता है और वाष्पोत्सर्जन से कम मात्रा में पानी उठता है। ठीक, अगर हम बात करें कि जो है जैसा कि हमने जाने स्वच्छ जल की पूर्ति से प्रभावित होता है, दूसरा जो है हिम के द्रवित जो है वाष्पीकरण की मात्रा तीव्रता से। ठीक, और तीसरा समुद्री धाराओं से। समुद्री जलधारा जानते हैं, कोई गर्म जलधारा होती है, कोई जो है ठंडी जलधारा होती है। जैसे जो है जब धारा अपने साथ चलती है तो बहुत पानी लेकर के चलती है जो इसे प्रभावित करती है। ठीक, और फिर आगे देखते हैं समीपवर्ती समुद्रों के जल का मिश्रण। जो समीपवर्ती समुद्र होते हैं वो जल के मिश्रण से जो है प्रभावित हो जाते हैं। अगर बात करें ठीक
भूमध्य सागर के जिस भाग का जल अटलांटिक सागर से महासागर से मिलता है वहाँ की लवणता की मात्रा जो है घटकर 36.5% रह जाती है, जबकि उसके पूर्वी भागों में सीरिया के तट पर लवणता 39% देखने को मिलती है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि महासागर के मिलने से भी जो है प्रभावित होता है। ठीक, और समुद्री जीवों से भी प्रभावित होता है। समुद्री जीवों की अगर बात करें तो जो है वे जो है थोड़ा सा आप लिखने वाला काम है तो इसे आप सुन लीजिए या जो है अच्छे से लिख लीजिए। समुद्री जीव की कुछ अंशों के में जो है समुद्री जीव में समुद्री जल के खारेपन को प्रभावित करते हैं। स्वच्छ व मीठे जल में सिलिका व कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक मिलती है। रेडियोलेरिया व डायटम नामक समुद्री जीव सिलिका तथा कैल्शियम कार्बोनेट को अपना भोजन बनाते हैं। वे इसको चूस कर अपने खालों में कोशिकाओं यानी सेल में का निर्माण करते हैं, अपने सेल का निर्माण करते हैं और इससे समुद्री जल में खारेपन की मात्रा में वृद्धि होती है। कोई जरूरी नहीं कि जो है प्रभावित हो तो फिर जो है कम मात्रा में हो जाए और अधिक, दोनों में भी हो सकता है। जैसे फीचर्स की अगर बात करें, ठीक, फीचर्स में कमियां भी होती हैं और लाभ भी होते हैं, अच्छाइयां भी होती हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से जो है प्रभावित मतलब होता है अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ठीक, और फिर साथ ही साथ जो है फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों का प्रिपरेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है। आपको फिर से ना बताना पड़े कि जो है इस चैनल पर यूजीसी नेट 11 फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों का प्रिपरेशन बहुत ज़ोरों से चल रहा है। एक बार फिर हम आपको बता दें कि फर्स्ट पेपर में जो है 10 यूनिट होते हैं। फर्स्ट पेपर में कितने यूनिट होते हैं? 10 यूनिट होते हैं। पहला है रिसर्च टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा है रिसर्च एप्टीट्यूड और फिर है कंप्रीहेंशन, फिर है कम्युनिकेशन। ठीक, टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा है रिसर्च एप्टीट्यूड, इसे हम जो है इसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं, इसे हम रिसर्च एप्टीट्यूड कहते हैं, इसे शोध अभिवृत्ति कहते हैं और इसे शिक्षण अभिवृत्ति के नाम से हम जानते हैं। तीसरा है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन, जिसे हम कहते हैं जो है कंप्रीहेंशन और चौथा जो यूनिट है उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन, जिसे हम संप्रेषण के नाम से जानते हैं। ठीक, और फिर जो है कंप्रीहेंशन और चौथा है कम्युनिकेशन। ठीक, कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। ये 4 यूनिट जो है आपको मैम पढ़ा रही हैं और फिर साथ ही साथ जो 6 यूनिट बच रहा है हम और एक संदीप सर जी हैं वो पढ़ाने की जो है कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप जो है जान रहे हैं सेकंड पेपर भी पढ़ा रहे हैं तो फर्स्ट पेपर भी, दोनों जो है जैसे कि ये लेंदी जो है आपको देखने को मिलेगा, लेंदी जो है यूनिट है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन जो कंप्रीहेंशन और कम्युनिकेशन, ये 4 यूनिट जो आपको मैम पढ़ाएंगी और बाकी के जो 6 यूनिट है संदीप सर और हम मिलकर के आपको पढ़ाएंगे। जो मैथ से रिलेटेड है वो संदीप सर पढ़ाएंगे और फिर हायर एजुकेशन, लोक विकास और पर्यावरण और फिर साथ ही साथ जो है एक और है वो तीनों जो है हम आपको पढ़ाने वाले। तो अब इसी के साथ जो है ये क्लास यहीं पे ख़त्म होता है और फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर जो भी नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले हैं उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। अब इसी के साथ मिलते हैं कल। ठीक, तो आज के लिए यहीं तक, आज के लिए धन्यवाद।